नमस्कार। और आज हम लोग करेंगे सेट नंबर टेस्ट सीरीज नंबर 9 to 10 का, जिसका हम लोग जीके देखेंगे। बिहार में सर्वाधिक किशनगंज में चाय की खेती होती है। बिहार में सर्वाधिक चाय की खेती किस जिले में होती है? तो किशनगंज में होती है। किशनगंज को बिहार का चेरापूंजी कहा जाता है। किशनगंज को बिहार का चेरापूंजी कहा जाता है। किशनगंज को बिहार का चेरापूंजी कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी और वातावरण दोनों चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ की मिट्टी और वातावरण दोनों चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ की मिट्टी और वातावरण दोनों चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। किशनगंज में करीब 45 एकड़ से अधिक जमीन पर चाय की खेती की जाती है। किशनगंज के अलावा पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले में भी चाय की खेती होती है। किशनगंज के अलावा पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले में भी चाय की खेती होती है। चाय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की खाड़ी है। चाय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की खाड़ी है। चाय की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और वार्षिक वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। चाय की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहना चाहिए। चाय की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहना चाहिए और वार्षिक वर्षा जो है 150 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। चाय की फसल के लिए ढालू जमीन एवं लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। चाय की फसल के लिए ढालू जमीन एवं लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। कनिष्क के सिक्के पर बुद्ध की आकृति अंकित है। कनिष्क के सिक्के पर बुद्ध की आकृति अंकित है। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क के दरबार में बौद्ध विद्वान नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, चरक, मंथर आदि विद्वान रहते थे। कनिष्क के दरबार में बौद्ध विद्वान नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, चरक, मंथर आदि विद्वान रहते थे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभक्त होता है। चतुर्थ बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभक्त होता है। कनिष्क के सिक्कों पर अनेक धर्मों के देवी देवताओं का चित्रण मिलता है। कनिष्क के सिक्के पर अनेक धर्मों के देवी देवताओं के चित्रण मिलता है। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी, चीनी और भारतीय देवी देवताओं का चित्रण बहुलता से मिलता है। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी, चीनी और भारतीय देवी देवताओं का चित्रण बहुलता से मिलता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म हीन और महायान नामक दो शाखाओं में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में किसके शासनकाल में विभाजित हो गया? तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। चौथी बौद्ध सभा में कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध सभा की अध्यक्षता वसुमित्र किए थे। चतुर्थ बौद्ध सभा की अध्यक्षता वसुमित्र किए थे। चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन की भाषा संस्कृत थी। चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन की भाषा संस्कृत थी। आयोजन की भाषा संस्कृत थी। प्रथम तीनों बौद्ध सभा की भाषा पाली थी। प्रथम तीनों बौद्ध सभा की भाषा पाली थी। चतुर्थ बौद्ध सभा की ये भाषा जो है वो संस्कृत थी। मूर्ति पूजा करने या नहीं करने के आधार पर यह विभाजन हुआ था। हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म का विभाजन मूर्ति पूजा करने और न करने के विचार पर हुआ था। सोन नदी कैमूर के पठार के छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी की मैकाल श्रेणी से हुई है। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से हुई है।
सोन नदी झारखंड तथा बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित कैमूर की पहाड़ी के दक्षिणी भाग में रोहतास एवं गढ़वा की सीमा में प्रवेश करती है। इस नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। यह नदी कैमूर की पहाड़ी तथा दक्षिण में स्थित उत्तरी कोयल घाटी को विभक्त करती है। बिहार का सबसे पुराना नहर सोन नहर है। बिहार का सबसे पुराना नहर सोन नहर है। बिहार का सबसे पुराना नहर सोन नहर है। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर में सोन नहर विभाजित है। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर में सोन नहर विभाजित है। 15 से 17 फरवरी 2023 तथा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में मॉरिशस में आयोजित किया गया। विश्व हिंदी प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में मॉरिशस में आयोजित की गई थी। 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया। सितंबर 2023 में भारतीय वैज्ञानिक स्वाति नायक को क्षेत्रीय अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, वाराणसी तथा गोरखपुर में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण था। इस प्रतियोगिता में पंजाब यूनिवर्सिटी ने खिताब अपने नाम किया है। पहला संस्करण पंजाब में, इसी प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण कर्नाटक में हुआ, तीसरा संस्करण जो है आपका उत्तर प्रदेश में हुआ। अल्फा, बीटा और गामा किरणों में सबसे ज़्यादा वेग गामा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद में अल्फा का है। गामा किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में अल्फा तथा बीटा कण विक्षेपित होते हैं। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में गामा विकिरण विक्षेपित नहीं होते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु पर आरोपित बल एवं बल के द्वारा वस्तु में उत्पन्न विस्थापन पर निर्भर करता है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु पर आरोपित बल एवं बल के द्वारा वस्तु में उत्पन्न विस्थापन पर निर्भर करता है। कार्य W = Fs cos θ। कार्य 3 स्थिति में शून्य होता है: जब आरोपित बल शून्य हो, जब विस्थापन शून्य, बल एवं विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। लैक्टिक अम्ल के कारण ये दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। लैक्टिक अम्ल के कारण ये दूध खट्टा हो जाता है। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए फूल की स्थिति लक्षण का चयन नहीं किया था। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी। इसी कारण इन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने 1822 से 1884 ईस्वी में दी। इसी कारण इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता शब्द विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विल्डेलमन जोहानसन ने दिया। आनुवंशिकता शब्द जो है विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द जो है विल्डेलम जोहानसन ने दिया। स्टीरियोस्कोप एक उपकरण है, इसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। डायलिसिस, गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधक हेतु गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधक हेतु स्टेथोस्कोप। हृदय एवं फेफड़े की गति के अध्ययन हेतु स्टेथोस्कोप। कायमोग्राफ, रक्त दाब धड़कन का अध्ययन। कार्डियोग्राफ, हृदय गति का अध्ययन। क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि का अभिलेखन। फोटोमीटर, प्रकाश दीप्ति का नापन।
सेक्सटेंट, ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु स्पेक्ट्रोमीटर, प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना स्पेक्ट्रोमीटर, टैकोमीटर, मोटर बोट व वायुयान का वेग मापक, पैरोमीटर, अत्यंत उच्च ताप का मापन, पैरोमीटर, अत्यंत उच्च ताप का मापन, पैरोमीटर, अत्यंत उच्च ताप का मापन, टैकोमीटर, मोटर बोट या वायुयान का वेग मापने के लिए, माइक्रोवेव उपकरण विद्युत प्रवाह का तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। माइक्रोवेव उपकरण जो है विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। माइक्रो ओवन में मैग्नेट्रॉन लगा होता है जो माइक्रो तरंग उत्पन्न करता है। माइक्रो ओवन उन्हीं पदार्थों को गर्म करते हैं जिसमें जल होते हैं। माइक्रो ओवन उन्हीं पदार्थों को गर्म करते हैं जिसमें जल होते हैं। ऊष्मा विद्युत में किसी तार को गर्म करने से उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा विद्युत में चालक का ताप बढ़ना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। चालक का ताप बढ़ना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। बंदी जीवन नामक पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल है। बंदी जीवन नामक पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल है। सचिंद्र सान्याल 1908 में काशी में अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। सचिंद्र सान्याल 1908 में काशी में अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। सचिंद्र सान्याल 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सचिंद्र सान्याल 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा खोला। सचिंद्र सान्याल को जीवन में 2 बार काला पानी की सजा मिली। सचिंद्र सान्याल को जीवन में 2 बार काला पानी की सजा मिली। सचिंद्र सान्याल को भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के साथ और संपूर्ण एशिया के महासंघ बनाने की परिकल्पना की प्रस्तुत की थी। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग का एक चक्र सुशोभित ध्वज है। इसकी विकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक में अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज में 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज में 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग राष्ट्र की ताकत, एकता, समर्पण और साहस को दर्शाती है। सबसे ऊपर केसरिया रंग राष्ट्र की ताकत, एकता, साहस और समर्पण, ताकत, त्याग, समर्पण और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी शांति और सत्य का संकेत है। सबसे नीचे गहरे रंग की पट्टी हरियाली, समृद्धि, आस्था एवं विश्वास को इंगित करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संघ संचालन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति के भी अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति के भी अध्यक्ष थे। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रवाल रीफ मेलास्का संघ का जीव है। प्रवाल रीफ मेलास्का संघ का जीव है। लक्षद्वीप प्रवाल रीफ निर्मित द्वीप है। इसका आकार घोड़ा के नाल की तरह है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंट्रेट द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंट्रेट द्वीप है। पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य है जहाँ कोई मानव का आबादी नहीं है। 1936 ईस्वी में बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया पृथक राज्य बनाया गया। 1936 में बिहार से अलग कर उड़ीसा को एक नया पृथक राज्य बनाया गया। 1912 में बंगाल से अलग कर बिहार उड़ीसा राज्य का गठन
गठन हुआ। वर्ष 2000 में बिहार से अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। बंगाल से अलग कर बिहार को एवं बिहार से अलग कर उड़ीसा को भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया। बंगाल से अलग कर बिहार को एवं बिहार से अलग कर उड़ीसा को भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया। 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तब पुरुलिया को बिहार की जगह बंगाल में शामिल किया गया। पुरुलिया को बिहार की जगह बंगाल में 1 अप्रैल 1912 को विधिगत बिहार उड़ीसा प्रांत बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 को विधिगत बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा के एक अलग प्रांत बनाया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग राज्य का झारखंड बनाया गया। कच्छ में धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता का नगर अवस्थित है। कच्छ में धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता का नगर अवस्थित है। कच्छ में धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता का नगर अवस्थित है। भारत में अवस्थित धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय नगर है। भारत में अवस्थित धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय नगर है। इस स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधव कालीन नगर के अवशेष का पता चला है। धौलावीरा की नगर योजना समांतर चतुर्भुज के रूप में की गई थी। नगर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। नगर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। धौलावीरा में जल प्रबंधन बहुत ही उत्तम थी। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल धौलावीरा है जो त्रिस्तरीय दीवार से घिरा है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल धौलावीरा है जो त्रिस्तरीय दीवार से घिरा है। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक स्थल की खुदाई हड़प्पा कालीन गुजरात राज्य में हुआ है। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक स्थल की खुदाई हड़प्पा कालीन गुजरात में हुआ है। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक स्थल की खुदाई हड़प्पा कालीन गुजरात में हुआ है। जनगण मन को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया। जनगण मन को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया। 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया। 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है जो मूलतः बंगाली में लिखी गई थी। जनगण मन के रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। संक्षिप्त गान में प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं। संक्षिप्त गान की अवधि 20 सेकंड की होती है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी ने किया था। वंदे मातरम स्वतंत्र सर्वप्रथम आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ जिसे 1882 ईस्वी में। संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। कार्यकारी प्रधान के नाते भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। कार्यकारी शक्तियों के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त आदि को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकते हैं जो किसी मंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया है। संघ की कार्यकारिणी का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संघ की कार्यकारिणी का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री, संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। जीवमंडल का प्रयोग एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ बेष्टियों के लिए होता है। व्योम के समूह को जयमंडल या जीवमंडल कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल आपस में मिलते हैं। वहाँ जीवन का कोई अंश जरूर मौजूद होते हैं। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। CO2 तथा जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। CO2 तथा जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित एक ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति के एक आधारभूत इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में ए टॉसले ने किया।
परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में ए टॉसले ने किया था। परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकेल ने किया। 2 से अधिक आबादी आपस में मिलकर जीव समुदाय का निर्माण करते हैं। 2 से अधिक आबादी आपस में मिलकर जीव समुदाय का निर्माण करते हैं। वह स्थान जहाँ एक ही जाति के विभिन्न जीव रहते हैं वह आबादी कहलाता है। वह स्थान जहाँ एक ही जाति के विभिन्न जीव रहते हैं आबादी कहलाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हें बच्चा खां, बादशाह खान, खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी 1919 ईस्वी में पेशावर में मार्शल लॉ का विरोध शांति प्रस्ताव रखकर किया। सीमांत गांधी 1919 ईस्वी में पेशावर में मार्शल लॉ का विरोध शांति प्रस्ताव रख कर किया। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 1930 ईस्वी में गुजरात के जेल में बंद सीमांत गांधी ने जेल में ही गीता तथा कुरान की कक्षा लगाई। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 1930 ईस्वी में गुजरात के जेल में बंद सीमांत गांधी ने जेल में ही गीता तथा कुरान की कक्षा लगाई। सीमांत गांधी के ही प्रयासों से पख्तूनों में राजनीतिक चेतना का प्रवाह हुआ। 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन तक के सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ दिया। 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन तक ये सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ दिया। लोकसभा में बहुमत खोने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल को त्याग देना होता है। प्रधानमंत्री एवं संघ के मंत्रिपरिषद जब तक अपने पद पर रहते हैं तब तक उन्हें लोकसभा से बहुमत प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री के निधन होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाता है। बहुमत दल के द्वारा अपने में से किसी को नया नेता चुनना होता है जो प्रधानमंत्री बनता है। महाभियोग के प्रस्ताव राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री सहित सभी मंत्री शामिल होते हैं। 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी को अनुसुईया बेन साराभाई का सहयोग प्राप्त हुआ। 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी को अनुसुईया बेन साराभाई का सहयोग प्राप्त हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का शुरुआती नेतृत्व अनुसुईया बेन के द्वारा किया गया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का शुरुआती नेतृत्व अनुसुईया बेन के द्वारा ही किया गया। अनुसुईया बेन आंदोलन के समाप्त होने तक गांधी जी का सहयोगी रही। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को समाप्त करने हेतु मिल मालिकों द्वारा 20% वेतन वृद्धि की पेशकश की गई थी। मजदूर वर्ग 50% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। गांधी जी इस आंदोलन में पहली बार आमरण अनशन का सहारा लिए। यह मजदूर आंदोलन 21 दिन तक चला था। न्यायाधिकरण में गांधी जी के सुझाव पर वेतन में 35% की वृद्धि मांग को स्वीकार किया गया। यह आंदोलन मिल मजदूरों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने 1932 ईस्वी में यरवदा जेल में आमरण अनशन किए। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने 1932 ईस्वी में यरवदा जेल में आमरण अनशन किए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 के सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। मुसलमानों, सिखों तथा भारतीय ईसाइयों के साथ अब हरिजन हिंदुओं को अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के कमजोर करना इस निर्णय का उद्देश्य था। सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में गांधी जी पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठे। सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में गांधी जी पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठे। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। समझौता के आधार पर अलग निर्वाचन की जगह हरिजन के लिए राज्यों के विधानमंडल में 71 स्थानों की जगह 147 स्थान को आरक्षित किया गया तथा केंद्रीय विधायिका मंडल में 11% के स्थान पर 18% आरक्षण दिया गया। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादक बलबन था। लौह एवं रक्त के नीति का प्रतिपादक कौन था? बलबन ने अपने को फारस के प्रसिद्ध अफसरवंशज बतलाया। बलबन कुलीनता को प्रधान दिया। बलबन ने अपने फारस के प्रसिद्ध अफसरियाब का वंशज बतलाया। बलबन कुलीनता को प्रधानता दिया। बलबन लौह एवं रक्त नीति के तहत अपने तमाम विद्रोही नेताओं की हत्या करवा दिया। बलबन जो है लौह एवं रक्त नीति के तहत अपने तमाम विद्रोहियों को नेताओं की हत्या करवा दिया। बलबन दरबार में फारसी प्रणाली सिजदा एवं पैबोस को अपनाया।
इन्होंने पारसी पर्व नवरोज को भी दरबार में आयोजित करवाया। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। महात्मा गांधी का मानना है कि धर्म और राजनीति के बीच परस्पर संबंध है, धर्म और राजनीति के बीच परस्पर संबंध है। महात्मा गांधी का मानना है कि एक राजनीतिक व्यक्ति को धार्मिक होना ही चाहिए। महात्मा गांधी का मानना है कि एक राजनीतिक व्यक्ति को धार्मिक होना ही चाहिए। महात्मा गांधी का मानना था कि एक राजनीतिक व्यक्ति अधिक संवेदनशील होंगे, जो लोक कल्याणकारी के कार्यों को अधिक सघन रूप से करेंगे। महात्मा गांधी के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण कारण धार्मिक प्रवृत्ति का होना भी था। मैकियावेली और कार्ल मार्क्स ने धर्म और राजनीति को एक दूसरे से बिल्कुल अलग माना। कार्ल मार्क्स ने धर्म में राजनीति को अफीम विष माना है। इनका मानना है कि राजनीतिक व्यक्ति अपने धर्म के प्रति अधिक लगाव रखने के कारण अन्य धर्म वालों के प्रति भेदभाव करेगा। महात्मा गांधी साध्य और साधन की पवित्रता पर बल देते हैं। महात्मा गांधी साध्य और साधन की पवित्रता पर बल देते हैं। महात्मा गांधी साध्य और साधन की पवित्रता पर बल देते हैं। मैकियावेली ने साध्य की पवित्रता पर बल दिया, साधन कोई भी हो। मैकियावेली ने साध्य की पवित्रता पर बल दिया, साधन कोई भी हो। कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम यात्रा में अंग्रेज कैपिटल ली ग्रांट से युद्ध किया था। कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम यात्रा में अंग्रेज कैपिटल ली ग्रांट से युद्ध किया था। ली ग्रांट के साथ 23 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह के साथ युद्ध हुआ। ली ग्रांट के साथ 23 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह के साथ युद्ध हुआ। 26 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। डगलस से युद्ध के पूर्व कुंवर सिंह आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन की सैन्य टुकड़ी को पराजित किया। डगलस से युद्ध के पूर्व कुंवर सिंह आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन की सैन्य टुकड़ी को पराजित किया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में विद्रोह करने के बाद विद्रोही सैनिक कुंवर सिंह का नेतृत्व भी स्वीकार किया। कुंवर सिंह ने आरा में नागरिक प्रशासन की स्थापना की। विद्रोह के क्रम में कुंवर सिंह रीवा, उसके बाद बांदा और लखनऊ पहुंचे थे। लौटने के क्रम में फैजाबाद और आजमगढ़ में अंग्रेज सैन्य टुकड़ी को पराजित किए थे। इस युद्ध में भी कुंवर सिंह विजय प्राप्त किया लेकिन घायल भी हो गए। 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस मनाया जाता है। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया। पंजाब हिमालय यह सिंधु और सतलज नदियों के बीच का भाग है। कुमायूं हिमालय यह सतलज और काली नदियों के बीच स्थित बद्रीनाथ, गंगोत्री नदी, नंदा देवी पर्वत इस भाग में ही अवस्थित है। नेपाल हिमालय यह काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। असम हिमालय यह तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। जीवन उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई। आर्कीबैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव का विकास हुआ। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, जो डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। उपर्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। डार्विनवाद और लैमार्कवाद का संबंध जैव विकास से है। जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। विकासवादी सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। पेलिएंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी को गर्म करने के लिए उत्तरदायी CO2 एवं H2O जलवाष्प है। जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम आदि है। जीवाश्म ईंधन CO2 का मुख्य स्रोत है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को पारिस्थितिकी अनुकूलन कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है।
लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण क्रोमोसोम में बदलाव से होता है। परखनली शिशु के मामलों में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। परखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। परखनली शिशु के मामले में जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए रोग प्रतिरोधक तंतु, क्लोनिंग और वृद्धि वर्धन आदि परीक्षित किए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए रोग प्रतिरोधक जंतु, क्लोनिंग और वृद्धि वर्धक आदि परीक्षित किए जाते हैं।